हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जंतु विज्ञान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक वर्गीकरण के बारे में कि जीवों का वर्गीकरण क्या होता है। हेडिंग देखा आपने, जीवों का वर्गीकरण, जिसे हम कहते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। चलिए बात करते हैं वर्गीकरण। वर्गीकरण क्या है? तो वर्गीकरण की एक परिभाषा है, पहले परिभाषा देखते हैं फिर इसके बारे में जानेंगे। तो परिभाषा क्या है? जीवों को पहचानना तथा सही तरीके से वैज्ञानिक नाम देना तथा समानता एवं असमानताओं के आधार पर उन्हें समूहों या वर्गों में वर्गीकृत करना ही क्या कहलाता है? वर्गीकरण कहलाता है। तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि वर्गीकरण की आवश्यकता पड़ी क्यों, या फिर हम कहें तो वर्गीकरण क्या है। तो दोस्तों देखते हैं, अगर हम अपनी पृथ्वी की बात करें तो हमारे पूरे पृथ्वी पे नियर अबाउट 1.8 से 1.9 मिलियन 1.8 से 1.9 मिलियन जीव ऐसे हैं जिनमें एक प्रकार की समानताएं पाई जाती हैं और जो किसी न किसी प्रकार से एक दूसरे से अलग होते हैं। तो उन सभी जीवों को अलग अलग करके पढ़ना संभव नहीं था, है ना। मतलब हम एक ही क्लास में, अगर देखा जाए, अगर हम उदाहरण देखें तो क्या हम एक ही क्लास में मैथ सेक्शन के और बायो सेक्शन के दोनों बच्चों को पढ़ाया जा सकता है? तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैथ के सेक्शन वाले क्या करेंगे, बायोलॉजी समझ में नहीं आएगा, और बायोलॉजी के सेक्शन वाले को मैथ समझ में नहीं आएगा। उसी तरह से हमारे पूरे पृथ्वी की अगर हम बात करें तो हमारे पूरी पृथ्वी पे 1.8 से 1.9 मिलियन क्या है, जंतु जगत या जीव कह सकते हैं, एनिमल्स से पाए जाते हैं। सिर्फ एनिमल की बात हो रही है। पौधे भी लगभग यहाँ मान के चलिए तो लगभग नियर अबाउट 3.5 पौधे कितने पाए जाते हैं, 3.5 मिलियन। 3.5 मिलियन क्या पाए जाते हैं, तो पौधे भी पाए जाते हैं। तो अभी फिलहाल हम जंतु की बात कर रहे हैं। तो जंतु की अगर बात करें तो पृथ्वी पर 1.8 से 1.9 मिलियन क्या पाए जाते हैं, जंतु पाए जाते हैं, जो हर एक दूसरे से किसी न किसी प्रकार से अलग होते हैं और उनमें समानताएं भी पाई जाती हैं। तो इन सभी को एक साथ पढ़ना संभव नहीं था, इसलिए वर्गीकरण की पद्धति को अपनाया गया। थोड़ा सा यहाँ जान लें कि वर्गीकरण की पद्धति को किसने अपनाया था। तो वर्गीकरण की पद्धति को अपनाया था कैरोलस लीनियस ने। किसने? कैरोलस लीनियस ने। आगे पढ़ेंगे, द्विनाम नामकरण पद्धति भी इन्होंने ही क्या किया था, दिया था। तो वर्गीकरण का मतलब समझे। वर्गीकरण का मतलब समझना यही है कि जीवों को पहचानना तथा उनको सही तरीके से वैज्ञानिक नाम देना, है ना, तथा समानता एवं असमानताओं के आधार पर उन्हें समूहों या वर्गों में रखना वर्गीकरण कहलाता है। अब बात ये आती है, जब इतने जीवों का वर्गीकरण किया गया तो किन किन आधारों पे इन जीवों का वर्गीकरण किया गया। तो आइए देखते हैं नीचे, वर्गीकरण का आधार। वर्गीकरण का आधार क्या है? तो अगर देखा जाए तो वर्गीकरण को तीन आधार पे या फिर तीन प्रकार के आधारों में सम्मिलित करके क्या किया गया, इनको वर्गीकृत किया गया। जिसमें से पहला आधार क्या आता है, संगठन के स्तर के आधार पर। संगठन के स्तर के आधार पर यहाँ ये जानना है कि हर जीव क्या होते हैं, हर जीवों का एक संगठन होता है और हर संगठन अलग अलग तरह के कोशिकाओं से क्या होते हैं, बने होते हैं। जैसे अगर देखते हैं तो इनके जो संगठन थे, संगठन के स्तर, उसमें स्तर में पहला क्या आता है, कोशिकाएं। ध्यान रखें, कोशिकाओं को क्या कहा जाता है, इंग्लिश में सेल कहा जाता है। कोशिकाओं की अगर बात की जाए तो कोशिकाओं को मुख्य रूप से ये तीन प्रकार से हम परिभाषित कर सकते हैं, जिसे हम अकोशिकीय कहते हैं, और एक कोशिकीय कहते हैं, अगला बहुकोशिकीय कहते हैं। तो इसमें आता है कौन सा, अकोशिकीय, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। चलिए अकोशिकीय की बात करते हैं। अकोशिकीय अगर बात की जाए तो इसमें कौन कौन से आते हैं, तो इसमें एक आता है विषाणु, जिसे हम क्या कहते हैं, वायरस, और एक आता है जीवाणु, जिसे बैक्टीरिया कहा जाता है। यहीं पे आप सभी के लिए एक क्वेश्चन है कि विषाणु की खोज किसने की थी, आप बताएंगे कमेंट करके।
कि विषाणु की खोज किसने की थी। तो अगर हम बात करें अकोशिकीय में कौन कौन से आते हैं, अकोशिकीय में विषाणु आते हैं और जीवाणु आते हैं। एक पॉइंट और याद रखेंगे, विषाणु ही सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी होती है। मतलब विषाणु ही सजीव और निर्जीव को क्या करता है, उनके उनके जोड़ने का एक कड़ी कहा जाता है। इसीलिए क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो विषाणु होते हैं वो न तो जीवित होते हैं और न ही, वैसे ना तो सजीव होते हैं और ना ही निर्जीव होते हैं। ठीक है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है कि विषाणु जो है वो सजीव और निर्जीव के बीच की क्या है, योजक कड़ी कहलाते हैं। ठीक है, आगे एक कोशिकी की बात की जाए, एक कोशिकी क्या होते हैं, तो देख रहे हैं एक कोशिकी मतलब यूनिसेलुलर। याद रखेंगे, एक कोशिकीय जीव उसे कहा जाता है जिनका शरीर एक ही कोशिका का बना होता है। इसका मतलब ये है कि अगर किसी भी जीव का शरीर एक कोशिका का बना होगा तो उनके पूरे शरीर में, ध्यान से सुनेंगे, उनके पूरे शरीर में पाचन की क्रिया होगी, उनके पूरे शरीर में श्वसन की क्रिया होगी। मतलब पाचन की क्रिया, श्वसन की क्रिया, एक्सक्रीशन मतलब उत्सर्जन की क्रिया, ये सभी क्रियाएं पूर्ण रूप से पूरे शरीर में होती हैं, ना कि शरीर के किसी एक भाग में। इसका मतलब ये है कि इनके शरीर को अगर हम कहीं से भी काट दें तो ये क्या होंगे, मर जाएंगे। ठीक है, तो इनका एग्जाम्पल देखें, तो एग्जाम्पल की अगर बात करें तो इनमें कौन कौन आते हैं, तो इनमें आते हैं अमीबा, क्या है, अमीबा, दूसरा क्या है, पैरामीशियम, और अगला है युगलीना। अगला क्या है, युगलीना। तो ये सारे कभी क्या होते हैं, ये सारे जीव जो हैं वो क्या हैं, एक कोष की हैं। मतलब इनके शरीर में पाचन की क्रिया, श्वसन की क्रिया, एक्सक्रीशन की क्रिया मतलब उत्सर्जन की क्रिया, ये सभी क्रियाएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, संपूर्ण शरीर में होती हैं। इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, एक कोशिकीय जीव कहा जाता है। आगे बहुकोशिकीय की बात करें, बहुकोशिकीय जीव मतलब मल्टी सेलुलर, तो नाम से ही क्लियर हो रहा है। तो बहुकोशिकीय जीव में क्या, इनका शरीर जो होता है वो बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। इसका मतलब ये है कि अगर मानव का एग्जांपल ले लेते हैं, अगर ये मानव है, सपोज करते हैं, थोड़ा फनी है, अगर ये मानव है तो मानव का अगर हम एक हाथ काट दें तो क्या मानव मर जाते हैं, नहीं। ये क्या है, ये एक कोशिका अंग है। एक हाथ जो है ये कोशिका अंग है। तो इसका मतलब ये है कि मानव का शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो बहुकोशिकीय का एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि बहुकोशिकीय में कौन से आएंगे, बहुकोशिकीय में वो सभी जीव आएंगे जिनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। तो एक साधारण सा एग्जाम्पल लिख लेते हैं, मानव। मानव का शरीर क्या होता है, बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, बहुकोशिकीय कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो होता है वो क्या कहलाता है, ऊतक। ऊतक किससे बनता है, तो ऊतक का निर्माण होता है बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर, या फिर हम कह सकते हैं कि ऊतक का निर्माण, ऊतक या ऊतक क्या होता है, तो कोशिकाओं का स्तर, क्या कह सकते हैं, कोशिकाओं का स्तर होता है। ठीक है ना, तो ऊतक क्या होता है, कोशिकाओं का स्तर होता है। ऐसे ही हम अंग की बात करें तो अंग क्या होते हैं, तो अंग बहुत सारे ऊतक से मिलकर बनते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अंग जो हमारे होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत सारे ऊतक से मिलकर बने होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये ऊतक का स्तर होता है। समझ रहे हैं ना, अंग जो होते हैं वो ऊतक से मिलकर बने होते हैं। ऐसे ही अंग तंत्र होते हैं, तो अंग तंत्र का निर्माण होता है किससे, अंगों से। अंग तंत्र का निर्माण किससे होता है, अंगों से। क्लियर है, और यही अंग क्या करते हैं, एक जीवधारी का निर्माण करते हैं, है ना। तो आप ना हो तो इससे अच्छा एक लाइन में आप इसको समझ सकते हैं। जैसे अगर कहा जाए तो सबसे पहले किसका निर्माण होता है,
तो कोशिका का, कोशिका के बाद क्या होते हैं, कोशिका से मिलके बनते हैं ऊतक, ऊतक से मिलके बनता है अंग। क्लियर है। और इन्हीं अंग से मिलकर क्या बनता है, अंग तंत्र। और अंग तंत्र से मिलकर क्या बनता है, जीवधारी या जीव कह लीजिए। तो ये क्या होता है, ये एकस्तर होता है जो बराबर क्या होते हैं, चलते रहते हैं। क्लियर है। तो आप समझ गए होंगे कि वर्गीकरण का पहला आधार क्या है। तो वर्गीकरण का पहला आधार क्या है, संगठन के स्तर के आधार पर। ठीक है, वर्गीकरण किया गया संगठन के स्तर के आधार पर, जिसमें कौन कौन से आए, एक कोश की आया, एक कोश की आया और बहुकोश की। फिर क्या बनते हैं, फिर ऊतक बनते हैं, फिर अंग का निर्माण होता है, फिर अंग तंत्र का निर्माण होता है और फिर जाकर जीवधारी बनते हैं। अगला आधार जो है वो क्या है, रक्त परिसंचरण तंत्र कह सकते हैं, या फिर रक्त का परिसंचरण। मतलब जब वर्गीकरण किया गया तो देखा गया कि बहुत सारे जीव में रक्त परिसंचरण भी अलग अलग तरीके से होते हैं। परिसंचरण का मतलब आप जानते हैं, सर्कुलेटरी, मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का कार्य। तो हम बात करें तो रक्त परिसंचरण तंत्र फिर ये दो प्रकार से बटे होते हैं, जिन्हें कहा जाता है ओपन परिसंचरण या खुला परिसंचरण, समझ रहे ना। और दूसरा होता है बंद परिसंचरण। दूसरा क्या होता है, बंद परिसंचरण। तो खुला परिसंचरण का मतलब जाने, खुले का मतलब ये होता है कि किसी भी जीव के शरीर में कुछ समय तक क्या होता है, कुछ समय तक, या हम कह सकते हैं कुछ समय तक रक्त जो होता है वो नली में बहता है, और फिर कुछ समय तक क्या होता है, रक्त नली में बहता है और उसके बाद फिर नली छोड़ देता है, मतलब खुले प्रकार से पूरे शरीर में बहने लगता है। समझ रहे हैं ना। तो ये कुछ समय तक सिर्फ क्या होता है, रक्त नली में बहता है। तो इस तरह के बहुत सारे जीव होते हैं। तो बहुत सारे जीव हम कह सकते हैं, तो एक जिस ग्रुप में या जिस संघ में वो जीव आते हैं, हम एक संघ के बारे में ही जान लेते हैं। वैसे कहा जाता है कि कीटों में सारी सुविधाएं पाई जाती हैं, खुला परिसंचरण तंत्र। तो हम एग्जाम्पल में देखें तो एग्जाम्पल में आर्थ्रोपोडा संघ, नाम सुना होगा, आर्थ्रोपोडा संघ। ये पूरे जंतु जगत का, कह सकते हैं जंतु जगत के जितनी भी संघ हैं, उन सभी संघों में सबसे बड़ा संघ कौन कहलाता है, तो आर्थ्रोपोडा संघ कहलाता है। क्योंकि लगभग 80%, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, यहीं जान ले थोड़ा सा, लगभग 80% तक जीव आर्थ्रोपोडा संघ में ही रखे जाते हैं। अगला बंद परिसंचरण तंत्र क्या होता है। बंद परिसंचरण तंत्र का मतलब ये होता है कि रक्त जो होता है वो हमेशा, रक्त जो होता है वो हमेशा नली में बहता है। ठीक है ना, रक्त जो हमेशा कहाँ बहता है, नली में बहता है। अब आप समझ गए होंगे इसका मतलब। तो नली में बहने का भी मतलब होता है, नली में बहने का मतलब या तो वो धमनी में बहेगा, क्लियर है, या फिर वो कहाँ बहेगा, या तो वो सिरा में बहेगा, ठीक है, या तो फिर वो किसी नलिका में बहेगा। जो आपको नलिकाएं दिखाई देती हैं अपने हाथों में, आप अपने हाथों में देखेंगे तो एक नली दिखाई देती है, एक या बहुत सारी नलियां आपको दिखाई देंगी। तो उसमें जो रक्त बहते हैं वो क्या कहलाते हैं, बंद परिसंचरण कहलाते हैं। क्लियर है, बंद परिसंचरण तंत्र, या हम कह सकते हैं रक्त परिसंचरण। ठीक है। अगला स्तर, अगला स्तर क्या है, सममिति के आधार पर। अगला स्तर है सममिति के आधार पर। सममिति क्या होता है, तो सममिति को हम कहते हैं सिमेट्रिकल। क्या कहते हैं, सिमेट्रिकल। सममिति जो होता है वो भी कितने प्रकार के होते हैं, लगभग ये भी 3 प्रकार के होते हैं, जिसे हम असममिति कहते हैं, एसिमेट्रिकल, एक होता है द्विपार्श्व बाइलेटरल, और तीसरा होता है रेखीय। क्लियर है। तो असममिति क्या होता है, असममिति समझेंगे। असममिति का मतलब ये होता है कि इनका शरीर 2 भागों में विभाजित नहीं होता है। तो अगर देखा जाए तो असममिति में उन जीवों को रखा जाता है, या फिर असममिति उन्हें कहा जाता है जिसमें इनके शरीर
को किसी तरह से काटकर दो भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता। समझ रहे हैं? मतलब असममितीय आकार के जितने भी जीव होते हैं उन सभी जीवों को, जो सभी जीवों का शरीर हम कहीं से भी काट दें, वो दो भागों में या दो बराबर भागों में विभाजित नहीं होते हैं। क्लियर है? अभी आप समझ जाएंगे जब द्विपार्श्वी हम पढ़ेंगे। द्विपार्श्वी देखते हैं तो द्विपार्श्वी में क्या होता है कि इनका शरीर अगर आप बीच से काटें, सिर्फ बीच से काटने पे याद रखेंगे, जब हम जो बाइलेटरल जीव होते हैं, बाइलेट्रिकल सिमेट्रिकल जो जीव होते हैं, उनका शरीर अगर हम बीच से काट दें, बीच से क्या करें, काटें, तो शरीर जो होता है वो दो भागों में विभाजित हो जाता है। जैसे अगर हम मनुष्य की बात करें तो अगर मानव है तो मानव के सारे अंग क्या होते हैं, दो दो अंग होते हैं, अंग तंत्र होते हैं। तो अगर हम मानव को बीच से काट दें तो उनके सारे अंग क्या होंगे, बराबर भागों में विभाजित हो जाएंगे। तो इसीलिए इन जीवों को, या फिर द्विपार्श्व या बाइलेटरल सिमेट्रिकल में वो सारे जीव आते हैं जिनका शरीर हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, बीच से काट के दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। तब आप समझ गए होंगे। ऐसे ही अगर आप असममिति की बात करें तो उनके शरीर को हम कहीं से भी काटें वो दो भागों में विभाजित नहीं होंगे। तो यहीं पे हम असममिति का एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल में एक संघ आता है जिसे हम कहते हैं पोरीफेरा संघ। कौन सा संघ? पोरीफेरा संघ। जिसमें कौन सा आता है, जिसमें स्पॉन्जिला जीव आता है, स्पॉन्जिला जीव आता है। स्पॉन्जिला मतलब आप समझते होंगे, जैसे फोम देखा होगा आपने, आपके घरों में अगर सोफा पाए जाते होंगे तो सोफा में फोम होता है और उस फोम में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, और जैसे ही आप इस फोम को द्रव में रखते हैं ये द्रव को अवशोषित कर लेते हैं। ठीक है? तो इसी तरह के जीव होते हैं स्पॉन्जिया। इन कहीं से भी काटते हैं ये बराबर दो भागों में विभाजित नहीं होते हैं। ऐसे ही द्विपार्श्व सममिति में कौन से किस संघ के जीव आते हैं, तो इसमें आर्थ्रोपोडा संघ के जीव आते हैं। कौन से? आर्थ्रोपोडा संघ के जीव आते हैं जिन्हें हम बीच से काट दें तो उनका शरीर क्या होता है, दो भागों में विभाजित। तो वैसे ही जो रेखीय सममिति होते हैं उसमें जो जीव आते हैं उन जीवों को हम अगर कहीं से भी काट दें तो उनका शरीर दो भागों में क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है। तो निडेरिया संघ के ही जीव होते हैं जिनके शरीर को हम क्या करें, कहीं से भी काट दें तो वो बराबर दो भागों में विभाजित हो जाते हैं। तो इसमें एक एग्जाम्पल है जिसे कहते हैं कौन सा, जेलीफिश। जेलीफिश लगभग आपने देखा होगा, एक तारे की तरह होता है, तारे के समान, उसके पांच वो हाथ या पैर जो भी कह सकते हैं निकला होता है। तो उनको हम कहीं से भी काट दें तो वो बराबर दो भागों में विभाजित हो जाते हैं। ठीक है? तो अभी तक इस वीडियो में हम लोगों ने सभी बहुत सारी बातें जानी कि वर्गीकरण कैसे होता है, वर्गीकरण क्या होता है, वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है, जीवों का वर्गीकरण किस आधार पर किया जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स। आगे इसी तरह के वीडियो के लिए आप लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखते हैं, चर्चा करेंगे।